हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हम चैप्टर नंबर फोर्थ कंप्लीट हो गया है और फिफ्थ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही है। चैप्टर नंबर फोर्थ में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ा। अब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे चैप्टर नंबर फिफ्थ के अंदर, और कैपिटल स्ट्रक्चर का जो प्लानिंग है और डिजाइनिंग है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फिफ्थ में। देखो, जो फाइनेंस मैनेजर होता है ना, उसको ही एक बढ़िया सा कैपिटल स्ट्रक्चर को प्लान करना होता है और उसको ही उस बढ़िया से कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन भी करना होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर तो आप समझते होंगे कि आपका जो ओवरऑल फंड है जिसको हम बिजनेस में लगा रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, उसमें डेप्थ कितना होगा, अदर सोर्सेज कितने होंगे, इक्विटी का प्रपोर्शन क्या होगा, अदर जो अगर प्रेफरेंस शेयर वगैरह है तो वो कितने होंगे। तो हर एक जो रिसोर्स है फंड को रेज करने का, जहां से आप पैसा ला सकते हैं और बिजनेस में लगा सकते हैं, उनका क्या क्या प्रपोर्शन रहे, तो वो प्लान करना और फिर उसको डिजाइन करना, ये फाइनेंशियल मैनेजर का काम है। और वो ये कैसे करेगा वो इस चैप्टर के अंदर हम समझते हैं। तो देखो, अभी तक हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि एक ऐसा बढ़िया कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंस मैनेजर को तैयार करना होता है जिसमें जो शेयर होल्डर है उनकी वेल्थ बढ़े, उनकी वेल्थ मैक्सिमम लेवल पर हो, यानी कि शेयर होल्डर का जो हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बढ़े। और वो कब होगा? जब उस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा। और कंपनी का वैल्यूएशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद है? V इक्वल टू एस प्लस डी, याद है ना? चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ चुके हैं। तो फर्म का जब वैल्यूएशन बढ़ेगा तो शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ जाएगी। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल स्ट्रक्चर को प्लान करने का, भाई क्यों कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान करें? फाइनेंस मैनेजर कैपिटल स्ट्रक्चर की प्लानिंग क्यों करेगा कि कितना डेब्ट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, है ना? तो उसमें फर्स्ट मैंने बताया मैक्सिमम करना है शेयर होल्डर की वेल्थ को, और वो कब होगा? जब फर्म का वैल्यूएशन बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट है जो ध्यान रखना है कैपिटल स्ट्रक्चर को प्लान करते टाइम, डिजाइन करते टाइम, वो है कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम रहे। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर कम रहेगी तो फिर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम लेवल पर जाएगा, क्योंकि सस्ता अगर फंड लोगे तो रिटर्न ज्यादा मिलेगा आपको। एक होता है ना सिंपल सा फंडा, जो प्रॉफिट है ना, शेयर मार्केट का एक रूल होता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट के अंदर तो उसमें रूल ये होता है कि कभी भी फायदा बेचते टाइम नहीं कमाया जाता, फायदा हमेशा खरीदते टाइम कमाया जाता है। तो वही सेम चीज यहां आ रही है कि जो फंड है आप डेब्ट से या इक्विटी से ले रहे हैं वो सस्ता लीजिए। जब पैसा आप सस्ते में लेके आएंगे फिर उसको इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आप बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठा रहे हैं तो इन्वेस्ट करेंगे तो उतना रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। तो वो सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ है। तो वही मैं आपको यहाँ पर फटाफट पढ़ा देता हूँ। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर को प्लान करना है तो उसका एम होना चाहिए प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। ओके, एंड वेल्थ क्या हो शेयर होल्डर की, वो भी मैक्सिमम। प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? प्रॉफिट मैक्सिमम तब होगा जब मिनिमम कॉस्ट पर आप फंड को रेज करोगे तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा आपको, अभी मैंने समझाया। और शेयर होल्डर की जो वेल्थ है ना, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, वो मैक्सिमम लेवल पर कब होगी? वो मैक्सिमम लेवल पर तब होगी जब जो फर्म है उसका वैल्यूएशन मैक्सिमम लेवल पर होगा। तो ये प्लानिंग करनी है, ये एम को अचीव करने के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर मैक्सिमम लेवल पर प्रॉफिट होना चाहिए, वेल्थ शेयर होल्डर की मैक्सिमम लेवल पर होनी चाहिए, वैल्यूएशन ऑफ फर्म मैक्सिमम लेवल पर होना चाहिए, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम लेवल पर होना चाहिए। इस एम को ध्यान में रखते हुए कैपिटल स्ट्रक्चर का प्लान करना है। इस तरीके का एक मिक्स तो कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स बोलते हैं, जिसमें डेब्ट और इक्विटी होता है। तो इस तरीके का एक प्रॉपर मिक्स फाइनेंशियल मैनेजर को तैयार करना होता है। तो फाइनेंस मैनेजर का काम है एक इस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करे जिसमें इस तरीके का फंड का मिक्स हो, प्रॉपर मिक्स हो, इस तरीके का रेशियो डेब्ट और इक्विटी का हो कि वेल्थ जो है वो मैक्सिमम लेवल पर हो शेयर होल्डर की। वो कब होगा? जब वैल्यूएशन ऑफ फर्म मैक्सिमम लेवल पर होगा। इसके अलावा जो
शेयर होल्डर का जो प्रॉफिट है या प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो मैक्सिमम लेवल पर होना चाहिए। और वो कब होगा? जब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम लेवल पर। तो ये चीज ध्यान रख करके कैपिटल स्ट्रक्चर का प्लान करना चाहिए इन एम्स को पूरा करने के लिए। ठीक है सर, सुनने में बड़ा अच्छा लगा, बट आगे लिखा हुआ है कि ये सब सुनने में तो बढ़िया लगता है, बट प्रैक्टिस में जब आप इस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर का प्लान बना के उसको डिजाइन करने जाओगे, जिसमें वेल्थ मैक्सिमम लेवल पर हो, जिसमें वैल्यूएशन ऑफ फर्म मैक्सिमम लेवल पर हो, प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल पर हो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम लेवल पर हो, ऐसा प्लान तो कर लोगे, लेकिन ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जब आप डिजाइन करने जाओगे तो वो बहुत डिफिकल्ट है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब करोगे ना तो बहुत मुश्किल आएगी। प्लान बना लोगे, डिजाइन जब करोगे, एक्चुअल में जब काम करोगे, एक्चुअल में जब प्रैक्टिस में जाओगे, इस तरीके के प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर का मिक्स तैयार करोगे जिसमें ये सब एम अचीव हो जाए, वो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन फाइनेंस मैनेजर को हार नहीं माननी है, उसको इस तरीके का ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना है। और अगर ऑप्टिमम लेवल पे नहीं भी पहुंच सकता तो उसको ट्राई करना है कि कम से कम उसके नजदीक तो पहुंचे, ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर के बेस्ट ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के नजदीक तो पहुंचे कम से कम। तो वो उसको ट्राई करना है, भले डिफिकल्ट है लेकिन हार नहीं माननी है। ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना है जिसमें मैक्सिमम लेवल पर क्या हो, आपका वैल्यूएशन ऑफ फर्म, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमम लेवल पर हो, कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल पर हो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम लेवल पर हो। ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर के मिक्स के नजदीक पहुंचना है, भले ही ये बनाना मुश्किल है। तो ये आ गया आपका प्लानिंग आप इस हिसाब से कर लोगे, बट जब डिजाइन करोगे तब आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा प्रैक्टिकली। ओके, अब आता है हमारा कि अगर ऐसा साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स आपको तैयार करना है ना, जिसमें वो सारे 4 ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, एम अचीव हो जाए, तो उसके लिए कुछ फीचर्स है जिसको आप ध्यान रखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो ऐसा साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए इन फीचर्स को ध्यान में रखिए, तो फिर आपका ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो सकता है। और उसमें फर्स्ट है मैक्सिमम पॉसिबल यूज ऑफ लिवरेजेस। मैक्सिमम पॉसिबल यूजेज ऑफ लिवरेजेस, इसका मतलब है, यूज का वर्ड क्या है? यूज का मतलब यहां पर है जो आप फंड रेज कर रहे हैं, यानी कि सोर्सेज जो हैं, डेब्ट है, इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर्स है, स्टॉक है, जहां से भी आप पैसा उठा रहे हैं, है ना, तो उस पैसे का यूज आपको अपने बिजनेस के अंदर करना है। अब बिजनेस के अंदर उस पैसे को यूज जब करेंगे तो वहां से मैक्सिमम लेवल का लिवरेज आना चाहिए। लिवरेज को अगर नॉर्मल भाषा में बोलूंगी तो रिटर्न। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, एफडी करवा रहे हैं, अपनी किसी बिजनेस में लगा रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न मिले, कमाई मिले। तो वही सेम है, तो यहां पर जो आप डेप्ट यूज करोगे, जो आप फंड यूज करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके ऊपर मैक्सिमम लेवल का आपको लिवरेज मिलना चाहिए, रिटर्न मिलना चाहिए। सेकंड नंबर है द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना, कि उसको उसमें परिवर्तन पॉसिबल हो, वो वेरिएबल होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। ओके, थर्ड नंबर आता है टू अवॉइड अनड्यू फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिस्क विद द इंक्रीजेज ऑफ डेप्ट। एक अगर आप डेप्ट भले सस्ता मिल रहा हो, हमने पढ़ा भी था कैपिटल स्ट्रक्चर की एनआई अप्रोच के अंदर, है ना, एनओआई अप्रोच के अंदर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अंदर, कि डेप्ट सस्ता तो मिल रहा है, लेकिन अगर डेप्ट बहुत ज्यादा ले लोगे तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगी। तो ऐसा इतना भी डेप्ट को इंक्रीज नहीं करना है कि फालतू की फाइनेंशियल या बिजनेस रिस्क जो है वो बढ़ जाए। तो फाइनेंशियल और बिजनेस रिस्क को अवॉइड करने के लिए ज्यादा डेप्ट को इंक्रीज नहीं करना है, भले ही वो सस्ते में मिल रहा हो। फोर्थ नंबर, the use of debt should be within the capacity of a firm। जो डेप्ट है वो इतना लेना चाहिए जो उस ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी में हो। कभी एक रेशियो आता है डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो डेप्ट इक्विटी रेशियो चेक करते हैं। अब अगर वो डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम होता है ना, तो फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर वो 1 से ज्यादा है तो देखना चाहिए भैया वहाँ फाइनेंशियल रिस्क होनी चाहिए, हो सकती है, क्योंकि लोन ज्यादा ले लेते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और लोन अगर अपनी औकात से ज्यादा ले लिया तो भैया इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना लोन लेने के लिए। लोन लेने के बाद में जो ब्याज देना पड़ता है
वो ब्याज कहां से दोगे, इंटरेस्ट कहां से दोगे, वो आपकी कैपेसिटी से बाहर है। जो आप कमाई कर रहे हो उससे ज्यादा आपका इंटरेस्ट बन रहा है। जैसे मैं कई बार बोल चुका हूं, पाकिस्तान के साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज के साथ ऐसा हो चुका है ना, कि वो इंसॉल्वेंट लेवल तक पहुंच चुकी है। क्यों? क्योंकि लोन इतना ले लिया कि अब उस लोन का रीपेमेंट तो भूल जाओ, उस लोन का रीपेमेंट तो साइड में रख दो, बट उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है उसके लिए भी कहीं से लोन लेना पड़ेगा। ये हो गया आपकी कैपेसिटी से बाहर मामला। तो हमेशा इतना लोन नहीं लेना चाहिए कि आपकी वो कैपेसिटी से बाहर हो। ये लोन वाले मुद्दे में मैं कई बार बहुत ज्यादा बोलने लग जाता हूं। उसका कारण है कि अभी लोग लोन बहुत ले रहे हैं, है ना, कार लोन, होम लोन, मोबाइल लोन, घूमने का लोन, रोते फिरने का, मतलब सॉरी, इधर उधर का लोन, मतलब हर चीज पे ईएमआई इंस्टॉलमेंट। तो उसका मैं एक रूल बताता हूँ आप, मैंने किसी बुक के अंदर पढ़ा था, बड़ा अच्छा रूल था वो, मस्त। अगर आप लोन लेते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि मैं लोन लेने के बाद में परेशान नहीं रहूं और वो मेरी कैपेसिटी के अंदर हो, तो मुझे कितना लोन लेना चाहिए? तो जो आपकी सैलरी है उस सैलरी के 10% से ज्यादा आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए, तो आप सुखी जीवन बिताएंगे। मतलब जो आपकी इंस्टॉलमेंट कटेगी ना, जो आपने लोन लिया है, चाहे वो कार लोन है या फिर जो भी लोन है, तो वो आपकी सैलरी के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो सैलरी के 10% से ज्यादा हुआ तो फिर आप फंस जाओ। मैक्सिमम कर सकते हो तो 20%, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा कर लिया 10% में तो सुखी रहोगे, पता ही नहीं चलेगा, किस्त कट जाएगी, आपको एहसास ही नहीं होगा। लेकिन फिर अगर इससे ऊपर बढ़ाओगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपको सैलरी के बेसिस पर, अगर आप घर में अकेले कमाने वाले हैं तो आपको घर का सामान भी लाना है, किराने का सामान भी लाना है, आपको बच्चों की स्कूल की फीस भी पे करनी होगी, आना, बीमारी भी तरह तरह की आती रहती है तो उसका ट्रीटमेंट भी करवाना है आपने, थोड़ा बहुत सेविंग भी करना होगा, कहीं कोई म्यूचुअल फंड एलआईसी वगैरह करवा रखी होगी, उसका भी पैसा कटेगा। और इसके अलावा देखो, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, पता नहीं कहाँ से कोई थप्पड़ आ जाए, समझ गया, फाइनेंशियली थप्पड़, एकदम से बड़ा खर्चा आ जाता है, हर 2-3 महीने में ऐसा होता ही होता है, आप जानते हो, है ना। तो अगर उससे बचना है और सुखी जीवन बिताना है तो बस इतना ईएमआई होना चाहिए। ये तो मैंने आपको एक ऐसे नॉर्मल गाइड किया है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपको पेइंग कैपेसिटी जो होती है उससे बाहर आपका लोन नहीं होना चाहिए, वरना वो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर देगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते टाइम इस चीज को ध्यान रखना है, इट शुड इन्वॉल्व मिनिमम पॉसिबल रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल। देखो, ये ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा लोन लेते हैं ना तो शेयर होल्डर का कंट्रोल जो है वो उस कंपनी से दूर होता जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि शेयर होल्डर जो कंपनी के ओनर होते हैं उनका कंट्रोल बना रहे तो फिर लोन कम से कम लीजिए, इस तरीके का रिस्क न लीजिए। ओके, टू मस्ट अवॉइड अनड्यू रेस्ट्रिक्शन इन एग्रीमेंट ऑफ डेप्ट। जब भी लोन ले तो उसकी एग्रीमेंट्स को अच्छे से पढ़ें, कंपनी को अच्छे से पढ़ना चाहिए, और ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन को अवॉइड करना चाहिए लोन लेने टाइम जो आपको पता है कि आगे जाके हमको तकलीफ देगी, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो ऐसा लोन नहीं लेना चाहिए, इन शर्तों पे लोन नहीं लेना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, फोर्थ, द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब, कंजर्वेटिव वर्ड का मतलब होता है थोड़ा सा परंपरागत, रूढ़िवादी, यानी पुरानी सोच होती थी ना, लोग लोन नहीं लेते थे, तो थोड़ा सा ऐसी सोच होनी चाहिए आपकी, कंजर्वेटिव होनी चाहिए आप। इट शुड बी कंपोज ऑफ हाई ग्रेड सिक्योरिटी एंड डेप्थ कैपेसिटी ऑफ द कंपनी सेड नेवर बी एक्सीड। अगर कोई कंजर्वेटिव मामले वाला होता है ना बंदा थोड़ा सा, तो वो हम कभी भी जो है ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी के साथ में, कंट्रोल के साथ में कभी भी जो है समझौता नहीं करे। तो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लेवल की सिक्योरिटी बनी रहे, डेप्थ जो है वो कभी भी कैपेसिटी से बाहर ना हो, ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल। कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होना चाहिए, है ना, ताकि उसको कोई भी मैनेजर या शेयर होल्डर आराम से उसको समझ सके, इन्वेस्टर उसको आराम से समझ सके। The debt should be used to the extent that it does not threaten the solvency of the firm. फर्म की जो सॉल्वेंसी है उसके लिए थ्रेट नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे पॉइंट में हमने डेप्ट डेप्ट, लोन लोन, लोन लो, लोन नहीं लोगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। लोन ना लेने वाले तो बहुत कम होते हैं, बहुत कम कंपनीज होती है और बहुत कम लोग होते हैं जो लोन ना लिए बिना ही बहुत कुछ कर लेते हैं, वो अलग ही होता है लेवल। बहुत सारे लोग लोन लेके सक्सेस होते हैं, लेकिन लोन लेते टाइम कुछ चीजों को ध्यान रखना चाहिए, वो अपनी कैपेसिटी से बाहर नहीं होना चाहिए, उसकी जो शर्तें हैं, एग्रीमेंट है, उसमें कुछ ऐसी शर्तें नहीं होनी चाहिए
जो फिर आपका कंट्रोल या आपसे ले। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखोगे तो एक बढ़िया सा कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंस मैनेजर तैयार कर सकता है। अगर इन चीजों को ध्यान रखेगा एग्जाम में आ सकता है, आप इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर बनाओ तो कौन कौन से फैक्टर्स है जिनको ध्यान में रखना है। मतलब ऊपर वाले तो आपके लिए गाइडेंस थी, यहां पर ये वार्निंग है, दोनों में फर्क है एक जैसे है ना। वो एसेंशियल फीचर्स है और ये फैक्टर्स है, दोनों अलग है, ठीक है। वो एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स है, बढ़िया बनाना है तो ये करना पड़ेगा। और ये आपके लिए चेतावनी है कि भैया ये ध्यान रखना है ना। तो क्या क्या है, फर्स्ट फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, या जो आप पैसा उठा रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको जहां इन्वेस्ट करेंगे वहां पर फाइनेंशियली लिवरेज आपको मिलना चाहिए अच्छा खासा, क्योंकि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है और जो स्टेबिलिटी है सेल्स की, वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल केई, केडी, ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ या फिर केपी, इन सबको भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका बढ़ता गया तो फिर आपको कभी भी मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होगा। मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, रिस्क को जितना हो सके कम करना होता है। वो कैसे होगा भाई, डेप्ट कम लो, लोन कम लो। कंट्रोल जो है वो शेयर होल्डर के पास में रहना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप जो है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, आप उस पोजीशन में होने चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम लेवल की होनी चाहिए। कैश फ्लो एबिलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है बेटा, है ना। कैश फ्लो एबिलिटी यानी कि आपके पास कैश फ्लो होना ही चाहिए। मैं भी बहुत किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ अच्छी खासी, तो मैं कैश फ्लो देखता हूँ। अगर उसका कैश फ्लो पॉजिटिव है, और कुछ चीज़ें और भी हैं, लेकिन एक पॉइंट ये भी है, इसका मतलब नहीं है कि ओनली कैश फ्लो देख लिया। हाँ, किसी कंपनी के 1000 करोड़ पड़े हैं लेकिन कुछ कर ही नहीं रही है, ऐसा नहीं। मतलब अच्छा कर रही है, सब कुछ बढ़िया है, और उसके बाद में कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है, ये साइन होता है कि वो कंपनी थोड़ी अच्छी। तो कैश फ्लो पॉजिटिव कब होता है, कैश फ्लो पॉजिटिव यानी कि कैश की अवेलेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हर टाइम रहती है, तो बहुत सारे जो मुश्किलें आती हैं, बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटी आती है, थ्रेट आता है, कंपनी उसका आराम से सामना कर सकती है। आपके भी घर में अगर अकाउंट में अगर करोड़ों रुपए पड़े हुए हो, तो आप छोटी मोटी प्रॉब्लम से डरेंगे थोड़ी बातें, ओके। और वो तब होता है जब आप लोन कम लेते हैं, क्योंकि लोन कम लेंगे तो इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कम पे करोगे तो आपके पास पैसा बचेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, इसके अलावा जो कंपनी है उसका नेचर क्या है, उसका साइज क्या है ना, किस लेवल पर वो बिजनेस करती है, उन सबको भी ध्यान में रखना चाहिए कैपिटल। तो बस आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, अगर फैक्टर्स पूछ ले आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के, और इन पॉइंट्स को लिखने के बाद में के अंदर आप अपने हिसाब से 2-4 लाइनें ऐड कर देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो 2 तरह की फर्म बनाती है। एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनाती है न्यू फर्म, नई नई, अभी नई फर्म बनी है और वो अब कैपिटल स्ट्रक्चर बना रही है। तो नई फर्म जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर बनाती है ना, तो वो अपनी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर दोनों को देख के कि अभी मुझे ये पैसा चाहिए और फ्यूचर में मेरे ये प्लान है, और फ्यूचर में फिर ये करना है, और यहाँ से कैपिटल पैसा आना चाहिए, तो प्रेजेंट प्लस फ्यूचर दोनों को देख करके कैपिटल स्ट्रक्चर बनाती है। मैं पढ़ा देता हूं, देखो। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ न्यू फर्म इज डिजाइन इन द इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज पे होता है, एंड द फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक अ मनी कंसिडरेशन। ही इज रिक्वायर्ड टू एसेस एंड इवेल्यूट नॉट ओनली द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, उसको प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को इवेल्यूट करना है, उसको भी देखना है, एंड है ना, एक प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ फंड, मतलब प्रेजेंट में कितना पैसा चाहिए, एंड ऑल्सो द फ्यूचर रिक्वायरमेंट, फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए। The present capital structure should be designed in the light of a future target capital structure. प्रेजेंट में जो भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर बनाओगे, फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाओगे अगर नई फर्म है तो, ठीक है। और दूसरा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर उन फर्म के लिए जो एग्जिस्टिंग फर्म होती है, इनके पास अच्छा खासा पहले से ही कैपिटल स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, काम चल रहा होता है। अब एकदम से कोई एडिशनल फंड की जब जरूरत आ जाती है, एडिशनल कैपिटल की जब जरूरत आ जाती है कुछ रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, यानी कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, या एक्सपांड करना चाहते हो, एक फैक्ट्री और लगाना चाहते हो, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो, मतलब आप पहले ये वाले फील्ड में थे, ये प्रोडक्ट बनाते थे, अब इसके साथ साथ में ये भी काम करना चाहते हो,
तो ग्रोथ के लिए, एक्सपांसन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, कुछ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए भी कई बार एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए एग्जिस्टिंग फर्म जो होती है एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस करती है। ओके, तो न्यू फर्म जो होती है वो प्रेजेंट और फ्यूचर को ध्यान में रख के इनिशियल स्टेज पर कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करती है, लेकिन एग्जिस्टिंग फर्म जो होती है वो एडिशनल फंड अगर जरूरत है तो उसको ध्यान में रखे हुए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो पहले से बना हुआ है उसमें चेंजेस करती है। ओके, ठीक, ये दो तरह की फर्म जो है ये कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बनाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप आपको अच्छे से ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।